नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। यह वीडियो क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों का कलेक्शन है और इस वीडियो में तैयार करने का मुख्य उद्देश्य बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रहा है, आपको एक ही वीडियो में क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल 100% तैयारी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हो जाएगा। साथ ही साथ क्लास 10th के विद्यार्थी जो कि वार्षिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अवश्य इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि एक ही वीडियो में आपको क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ यह वीडियो जैसे ही समाप्त होगा 1 से 2 दिन में इसके डिस्क्रिप्शन में जो है इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दिया जाएगा या उस पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा, वहाँ भी आप रिप्लाई करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरा इसका तथ्य भी लिखे हुए हैं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो है इसके सभी चैप्टरों का कलेक्शन तैयार किया हुआ है। तो आप जो है 1 से 2 बार आराम से इस वीडियो को देख लेंगे, आपका कम समय में बेहतर तैयारी जरूर हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे पहले उसको शुरू करते हैं। क्योंकि समय का वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। कर पहला प्रश्न है, जैसा कि आप किताब पढ़ोगे तो पता चल रहा होगा कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। यानी कि आपको इसी तरह से बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। 10 तो कम से कम आपको, अगर 40 प्रश्न का है तो उसमें 10 जरूर आपको है इस तरह से स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। दूसरा है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। और सी ऑप्शन नंबर है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। जबकि ऑप्शन नंबर डी है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है। और प्रश्न क्या है याद रखिए, नहीं कह रहा है। बाकी यह जो ऑप्शन 3 बचे ए बी सी, यह जो है आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह तीनों मान है। जबकि डी जो प्रश्न ऑप्शन कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन क्यों ले आता है, यह बिल्कुल गलत जवाब है। और इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 चलेंगे। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आ और ब। यानी कि आ कहता है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। कहने का मतलब है कि जहां मतभेद होगा, जहां आप लोग को आपस में बातें नहीं बनेगी, वहां क्या होगा, सामाजिक विभाजन संभव है। और ऑप्शन नंबर ब कहता है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं। आप देखते होंगे एक व्यक्ति में कई पहचान होते हैं और कई उसका गुण भी अलग अलग होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति की पहचान, रंग, रूप और आपको गुण बिल्कुल अंतर ही होता है, कभी भी सेम नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आ और ब जो है आपको सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं
कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। और आप देख रहे हैं यह वार्षिक परीक्षा में 13, 17, 18 कई बार यह प्रश्न जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। और खास करके इस तरह के प्रश्न जो है, लंबे लंबे प्रश्न जो है बीपीएससी एग्जाम में जरूर पूछेंगे। कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि जो रंग भेदी कानून थे, जो कि आपको काले और गोरे में जो दक्षिण अफ्रीका उस तरफ के जो था, उस तरफ से विभेद चल रहा था, उसमें करा कि 4 ऑप्शन में कौन जो है उसके विरोध में नहीं थे। यानी कि चाहे जो कहिए समर्थन में या जो कहिए। पहला जो ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, यह बिल्कुल आवाज़ उठाए थे रंग भेद के लिए। महात्मा गांधी यह भी आवाज़ उठाए थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्ल्स ये भी आवाज़ उठाए थे। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है जेड गुडी इससे संबंधित नहीं थे, यह आपको रंग भेद विरोधी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ते चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। जो डायरेक्ट उत्तर है उसको पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में प्रयास है कि पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह जो भी एक का करके निचोड़ करके निकाला गया है और सभी का कलेक्शन एक ही वीडियो हमको मिलने जा रहा है। और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यही हम लोगों का लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जो हमारा अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में औरतों के लिए एकमात्र संस्था है जिसमें आपको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यह आपको है पंचायती राज व्यवस्था। और आपको बता दें कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण प्रावधान है। अब पंचायती राज व्यवस्था में नगर पंचायत, पंचायत, उसके बाद नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी में जो है बिहार के व्यवस्था पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण प्रावधान है। यह बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले ऑप्शन गौर कीजिए इसको, चूंकि आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न, इसको मैं पढ़ देता हूँ। चार ऑप्शन। पहला प्रश्न है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। और दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न धर्मों के लिए समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय के बनाते हैं। और जबकि ऑप्शन नंबर डी कहता है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने इस शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो या इसको ऑप्शन नंबर 1 है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। यह आपका उत्तर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी कि आपको इसमें से देखना है कि कौन जो है हमारा संविधान के बारे में कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन में आपको नकारात्मक कहा है, नेगेटिव कहा, इसलिए आपको नेगेटिव देखना है। तो यह तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। याद रखिए, यही आपको ऑप्शन नंबर 2 गलत पकड़ा गया, क्योंकि भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। जबकि प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो बिल्कुल यही है कि कह रहा है प्रश्न की एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यही आपको गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं। यह आपकी
भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन सही होंगे। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, बिल्कुल सही। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार, बिल्कुल सही। जबकि ऑप्शन नंबर बी जे नहीं है भारतीय संविधान में, और यह आपको इस कथन के अनुसार यह उत्तर सही है। तो 7 का बी। 8 कहता है, देखिए आएंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म को समान रूप से मान्यता देता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन आपको 4 में से जो सही उसको देखना है। ऑप्शन ए कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कीजिए, राइट आंसर हो गया। यही से आपको हो गया, क्योंकि हमारा संविधान है कहता है कि धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव की मनाही करता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी सी पढ़ कर देख सकते हैं। यह कर यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल गलत। दूसरा कहता है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, गलत, क्योंकि हमारी जो मर्जी है जो धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, गलत है, क्योंकि भारत में महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार प्राप्त है वोट देने का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी और डी तीनों गलत है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस वीडियो को आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं सब में लिंक शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ इसको जरूर लाइक कर देंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप जानते भी होंगे। इंडिका जो है आपको मेघा अस्तनीज की किताब है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेघा अस्तनीज। प्रश्न संख्या 11 है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या क्या थी। आपको बता दें कि श्रीलंका में 2 तरह की वहाँ आबादी पाई जाती थी, एक तमिल और दूसरी हिंदी। तो कह रहा है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितना था, तो उस समय तमिलों की संख्या श्रीलंका में 18% थी। प्रश्न संख्या 12 है कि श्रीलंका में तमिल रूप मुख्य रूप से रहते थे, यानी कि श्रीलंका के किस भाग में जो है तमिल निवास करते थे। तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में जो है श्रीलंका में तमिल लोग निवास करते थे। चूंकि आपको बता दें कि तमिलनाडु श्रीलंका से बिल्कुल सटा हुआ है, तमिलनाडु के बाद ही जो है समुद्र के बाद श्रीलंका शुरू हो जाती है, इसलिए कुछ जो है तमिल जो है श्रीलंका में बसे हुए थे उत्तर पूर्वी प्रांतों में। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि किस जाति का किस धर्म का ज़्यादा आबादी है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू समुदाय की। भारत ये क्या है, हिंदू समुदाय की ज़्यादा आबादी है, और इसके अलावे कई समुदाय को जो है अल्पसंख्यक घोषणा किया गया था, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबको अल्पसंख्यक माना गया था उस समय जिससे हमारा देश आज़ादी हुई थी। लेकिन अब जो है इसमें कई धार्मिक समुदाय जो है अल्पसंख्यक नहीं रहे, जैसे कि आप मुस्लिम अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रहेंगे। तो भारत में सबसे बहुसंख्यक आबादी क्या है, हिंदू समुदाय की। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि भारत में किसी भी कोई धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता है। आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहे तो जो भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, सभी धर्म को समान रूप से आंका जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न है 15 कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो याद रखिएगा 10.86% जो है भारत में महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जिस समय किताब लिखी गई थी उस समय की यह बात है। प्रश्न संख्या 16 है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेल्जियम के एक शहर थे जिसके स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो यह जो है आपको मर्चटेम एक शहर है जिसमें शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर बिल्कुल प्रतिबंधित था। प्रश्न संख्या 17 है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर, भाषा के आधार पर किस सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार है, किस देश को है। जिसका राइट आंसर है बेल्जियम, यानी बेल्जियम में भाषा के आधार पर अलग अलग समुदाय का गठन किया जाता
है। प्रश्न संख्या 18 है कि वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन हो गया 53.70। अभी आप चाहे तो इसके वर्तमान में जाकर चेक कर लेंगे और वर्तमान की जरूर आपको याद कर लीजिएगा जनगणना 2011 के अनुसार। ऐसे आपको जो कम्युनिटी टैब है इससे संबंधित जो है वो प्रश्न जो है हम उसमें क्यूज टाइप पे बना के डाल देंगे। आप वहाँ कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हैं। डेली 2 से 3 प्रश्न को उसमें हमें पोस्ट करते हैं। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? यानी श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। श्रीलंका के जो वहाँ ज़्यादातर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा वो है सिंहली। प्रश्न संख्या 20 है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है या कितनी थी? तो 59। अब आपको क्या करना है? तो जो आपको अभी 16वीं 15वीं 16वीं 17वीं शायद आपको मेरे ध्यान से हो गया है कि आखिरकार अभी जो लोकसभा चुनाव वर्तमान में जो कि आपको 14 से 19 से 24 के बीच में जो लोकसभा चल रहा है उसमें आप जरूर जान लेंगे कि महिलाओं के कितने सदस्य पर महिला जीती हुई है, यानी महिला सांसद कितने, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। मेरा कहने का मतलब कि जो किताब में दिया उसको और साथ ही साथ जो करेंट्स में जो है करंट में जो चीज़ है उसको भी आपको एक बार देखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 21 है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ किसका प्रतीक था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अश्वेत शक्ति का। नहीं, काले लोगों का जो प्रतीक है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 22 है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र रूप से कब लिया था? यानी कि अमेरिका में अश्वेत व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन कब उग्र हो गया था? तो 1966 में जो है यह आंदोलन जो है जन नागरिक अधिकार के लिए उग्र हो गया था। प्रश्न संख्या 23 है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा डरबन में 2001 में जो है नस्ल भेद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 24 बिहार की साक्षरता है, यह आपको 2001 के अनुसार या 11 के अनुसार दिया गया है। आपको देख लेना है, आपको 2000 जनगणना 2011 के अनुसार और आपको करंट में देख लीजिएगा कि बिहार की साक्षरता कितना %। इसमें तो आपको 47 है। अभी आपको लगभग बिहार की साक्षरता जो है अगर 60 की अप्रोक्स के आसपास पहुंच गया होगा। इसको आप एक बारीकी से एक बार देख लीजिएगा, गूगल से सर्च करके नोट्स कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि इनमें किस संस्था महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो कि मैं आपको यह प्रश्न को रिपीट कर चुका हूं, बहुत पहले इसको बता चुका हूं कि बिहार के पंचायती राज विभाग में, स्थानीय पंचायती राज विभाग में महिलाओं को 50% का आरक्षण का प्रावधान है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स कर दिया हूँ। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया में जो है आपको धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन हुआ। प्रश्न संख्या 27 है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है दलितों को उत्थान से संबंधित नहीं है? यानी कि यह जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दलित के उत्थान से कोई भी संबंधित नहीं, कोई भी कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं है। जबकि राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायर और ज्योतिबा बाई फुले, इन सभी जो है आपको दलितों के उत्थान से कई संगठन चलाए थे और कई जो है आपको संगठनों के द्वारा जो है दलितों को उत्थान करने का प्रयास किए थे। प्रश्न संख्या 28 है कि सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित किया गया? तो इसका राइट उत्तर होगा बेल्जियम में सतह की साझेदारी बहुत ही सर्वोत्तम रूप से देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 29 है
कि श्रीलंका में सतह के साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, चूंकि आप सब पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। अब हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया गया था। यही आपको कथन सही है। प्रश्न संख्या 30 है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पढ़ना है। पहला है कि पढ़ते हुए चलते हैं। कर नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। दूसरा ऑप्शन है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। और ऑप्शन नंबर डी है कि वे भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। तो आपको बता दूं कि यह ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट उत्तर है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, क्योंकि बेल्जियम में आपको धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर वहाँ विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया है। प्रश्न संख्या 31, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट उत्तर होगा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। यानी कि अमेरिका में नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, चूँकि वहाँ आपको बता दो कि अमेरिका में काले और गोरे में विभेद चल रहा था। तो आंदोलन का मुख्य काम क्या था? नस्ल के आधार पर विभाजन ना हो, इसीलिए वहाँ आंदोलन चल रहा था। प्रश्न संख्या 32 है कि राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब आपको धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार अगर मान लिया जाता है, तब जो है एक विकराल समस्या उत्पन्न हो जाता है धर्म के उस समय। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। आप इसको चाहे तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट उत्तर करते हैं। कह रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यही आपको सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है। प्रश्न संख्या 34 है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। यानी कि आपको प्रश्न के हिसाब से नहीं ढूंढना है। तो ऑप्शन इसका डी है कि सरकार का निर्धारण जो है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल जो है पूरा करने के लिए सत्ता में साझेदारी एक प्रमुख कारण नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर ए बी सी कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तो जरूरी है, क्योंकि प्रश्न इसमें से नहीं कह रहा है, तो हमको नकारात्मक चीज ढूंढना है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व करने के लिए भी नहीं होगा। और सी कहता है कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के, तो ये पॉजिटिव तीनों है। जबकि आपको डी इसका राइट आंसर होगा कि सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए होता है। यह आपको गलत है। 34 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 35 है कि सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। यानी कि आपको सत्ता की साझेदारी मुख्य रूप से कहाँ आवश्यकता पड़ती है? तो जहाँ आपको जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 36 है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ऑप्शन ए कहता है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, बिल्कुल गलत, यह होगा नहीं। मतभेदों में वृद्धि, ये भी बिल्कुल गलत। सी कह रहा है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, बिल्कुल यह उत्तर सही हो जाएगा। और डी कहता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अनावश्यक विलंब, बिल्कुल गलत। जो भी हमने टिक लगाया बिल्कुल गलत है। जबकि सी जे राइट आंसर कि समुदायों के मध्य जो है टकराव की
कमी होगी। प्रश्न संख्या 37 है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मर ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना नस्ल समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया। इन प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया था। इतना समर्थन जो है उसके सामने काला बिल्ला लगाकर, मानवाधिकार का काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रश्न संख्या 38 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की समझदारी के विरुद्ध का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। तो इसका राइट उत्तर होगा, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, यानी कि कहा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर जो है सांप्रदायिक शासन व्यवस्था में सत्ता के साझेदारों के विशेष बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस प्रकार पहला टॉपिक से महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे कंप्लीट हुए। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। वीडियो पर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको यह जो है शिक्षा विभाग से संबंधित सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई न्यूज हो, चाहे शिक्षा विभाग से कोई आपको सुझाव हो, चाहे आपको तो तैयारी के लिए तो वीडियो अपलोड होता ही है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि आपका जो है कम समय में बेहतर तैयारी हो, इसके लिए लगातार जो है एक ही वीडियो में एक विषय पूरा कंप्लीट विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह जो है बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले हिस्ट्री का अपलोड किया हुआ, अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सामाजिक सोशल साइंस करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप एक करके सही वीडियो को देख सकते हैं। अलग अलग सेपरेट टॉपिक चैप्टर का ही बनाया हुआ है और एक पूरा इतिहास का कंप्लीट वीडियो बनाया गया है। और यह आपको जो है उसी प्लेलिस्ट में आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट वीडियो अपलोड रहेगा, क्योंकि आपके लिए इतना लगातार जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार जो आपके लिए मैं बोल के वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे मैं आपको एक करके क्लियर करता चलूँगा। और पढ़ाने के क्रम में अगर कोई थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसको माफ़ कीजिएगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो में है, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। पहला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि आप संघ सरकार पढ़ोगे, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली टॉपिक का नाम है, और कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो नहीं है तो नेगेटिव चीज को छांटना है आपको। पहला प्रश्न ऑप्शन कहता है कि लिखित संविधान, यह तो आपको संघ राज्य की बिल्कुल विशेषता है, तो इसको तुमको चुना नहीं है। शक्तियों का विभाजन, यह भी है, इसको चुना नहीं है। जबकि कह रहा है एकहरी शासन व्यवस्था, यह बिल्कुल गलत है। हमारा भारतीय संविधान में संघ राज्य में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है कि हमारा जो देश है एकहरी शासन व्यवस्था है। हमारा देश में एकहरी नहीं है, आपको शासन व्यवस्था कई रूपों में आप देखते होंगे। आपको ग्राम पंचायती राज व्यवस्था पर है, राज्य सरकार पर है और केंद्र सरकार में है। 3 स्तरों पर सरकार हमारी काम करती है। जबकि आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, तो यह तीनों जो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि इसका उल्लेख नहीं किया गया। और प्रश्न में आपको कह रहा था कि कौन विशेषता राज्य संघ की नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 2 है कि संघ सरकार का उदाहरण है, इसमें से संघ सरकार का कौन उदाहरण है। तो याद रखिएगा अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। आप पढ़ोगे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है 3 सूचियों में किया गया है। और यह 3 सूची कौन कौन है, तो संघ सूची,
राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी इसके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी संघ सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी भारत के संविधान के आधार पर जो है अधिकारों को 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। और यह 3 सूचियों में आपको मैं क्लियर कर दूं कि केंद्र सूची, जिसको हम लोग संघ सूची कहते हैं, संघ सूची पर कानून बनाने का केवल केंद्र सरकार को अधिकार है, जबकि राज्य सूची पर सरकार नीति या नियम बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है। जबकि आपको संवर्ती सूची पर ऐसे नियम होते हैं जो आपको केंद्र और राज्य के बीच, दोनों के बीच बनाए जाते हैं, और कभी कभी कुछ कंडीशन में इसके लिए नियम जो है केंद्र सरकार ही बनाते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 4 है। देखिए मैं हर प्रश्न को बहुत अच्छे से डील भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसी समय एक दो का प्रश्नों को मैं विश्लेषण करता हूँ, बाकी मैं आपको पढ़ते चले जाता हूँ। प्रश्न संख्या 4 है कि सत्ता में साझेदारी सही है। बिल्कुल सही है। और क्योंकि यह जो है विविधता को अपने में समेट लेता है। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरत है? क्योंकि यह विविधता को, जो बंटवारे को आपस में मतभेदों है, उसको अपने में समेट लेता है। चाहे जाति, रंग, रूप, शिक्षा, गरीबी, अमीरी, सभी के आधार पर जो है लोग आपस में इक्वल है, किसी में विभेद नहीं है, इसीलिए यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। प्रश्न संख्या 5 है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो इससे प्रश्न जो है रिलेटेड आया था, और यह भी है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान किया है बेल्जियम में? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट। संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, यानी कि आपको जो है संघीय शासन व्यवस्था को अपनाकर और जो भाषा के अंदर जो आपस में मतभेद होते हैं उसको टूटने से बचाना, यही आपको सत्ता की भागीदारी का सही बयान होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 है प्रश्न संख्या कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ कहाँ आपको जो है सत्ता की भागीदारी की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और सुझाव के आधार पर जो आपस में विभाजन हुआ उसको आपको दूर करने का प्रयास कर कहाँ किया था? सत्ता में भागीदारी में। तो यह जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। इसमें आपको कहने का मतलब है कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर किसी भी समुदाय को आप बांट नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यानी कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो याद रखिएगा संघीय व्यवस्था कई रूपों में सरकार होती है। पंचायती राज व्यवस्था में केंद्र सरकार पर और संघ रूप पर। आप ही बताइए कि क्या होगा? बहुदलीय होगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। देखिए यह आपको शब्द में ही बहुत ही ट्विस्ट है, शब्द में ही जो है बहुत उत्तर छिपा हुआ है। कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु, यानी ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? याद रखिएगा लोकसभा में अभी जो वर्तमान में 545 सांसद चुने जाते हैं। ठीक है। इसमें से 543 सांसदों को जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन पर वोट देता है, जबकि 2 लोगों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन को। तो टोटल कितना हो गया? 543 और 2 545। और आपको अधिकतम लोकसभा की सीट पूछ देगा तो 552 अधिकतम लोकसभा की सीट निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान में 545 सांसद है, जिसमें 543 पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट वोट होता है, जबकि 2 जो है
राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं। जो भाषा के और साहित्य के कई तरह के रूपों में जो ज्ञानकार होते हैं उनको राष्ट्रपति सांसद के रूप में मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में कितने निर्वाचन, तो कुल कितनों सीटों की आवश्यकता होगी? 543 और बाकी 2 को मनोनीत। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि समवर्ती सूची में रखा गया है। फिर उसी प्रश्न को आ गया, क्योंकि सूची तीन सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कह रहा है कि समवर्ती सूची में किस किस विषय को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, समवर्ती सूची में किसको किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य। यानी आपको बता दें कि समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और यह दोनों का सह-अस्तित्व है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, जबकि राज्य सूची में केवल राज्य आता है और केंद्र सूची में केवल केंद्र आता है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों आते हैं। तो 10 के ऑप्शन प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 प्रश्न कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का तीसरा स्तर बनाया गया है? जो कि आपको तीसरा स्तर क्या है जानते होंगे, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, या नगर पंचायती स्थानीय स्वशासन कहिए। पंचायती व्यवस्था में तो खाली पंचायत आ जाएगा, आपको ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सभी आता है। इस चीज को आपको स्थानीय स्वशासन कहिएगा। तो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा अंग बना है, तीसरा स्तर बना है? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 नहीं, वो 73वां संविधान संशोधन नहीं है, 74वां 1992। कह रहा है कौन सा अधिनियम के तहत तीसरा स्तर बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। यानी किस संविधान संशोधन के तहत जो है सरकार का तीसरा अंग है? तो 73वां। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है, कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अंग है? तो आप बता दीजिए कि दूसरा अंग कौन है? तो पंचायत समिति है। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। कह रहा पंचायती राज व्यवस्था, तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा गया है। ग्राम पंचायत व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा गया है। एक आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत मुखिया का चुनाव होता है और यह आपको ग्राम लेवल पर होता है। दूसरा आपको होता है पंचायत समिति, जिसके बारे में प्रश्न दिया गया है, और यह आपको जो है पंचायत समिति आपको प्रखंड लेवल पर होता है। और एक पंचायत समिति के गठन के लिए 5000 की आबादी होनी चाहिए और एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए 7000 की आबादी होनी चाहिए। जबकि तीसरा स्तर जो होता है आपको जिला परिषद होता है, जबकि तीसरा स्तर जिला परिषद होता है। और एक जिला परिषद के संगठन के लिए जो है आपको, एक जिला परिषद के गठन के लिए आपको कितना जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है? तो 40,000। प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत ही सवाल है। किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ समझ लीजिए, करा उस देश के सभी जनता जो है एक जगह उपस्थित होकर और वोट देके एक व्यक्ति को जो है वहां पर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 15,
भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट उत्तर होगा आपको जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को भारत में लोकसभा का गठन किया गया था। और 15 मार्च 1950 को भारत में लोकसभा का गठन किया गया था। और भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। और इसी 15 मार्च 1950 के जो गठित योजना आयोग था उसको नाम बदलकर नीति आयोग गठन कर दिया गया है। 17 है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र न्याय संबंधित किससे है? तो लोक अदालत से। तो न्याय मित्र क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। न्याय मित्र क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह तो आपको उत्तर हो गया होगा कि न्याय मित्र के किस संस्था का सेवक है? तो ग्राम कचहरी न्याय मित्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन प्रणाली किस प्रकार की भारतीय शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा संघात्मक शासन प्रणाली एकात्मक नहीं है। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? यानी कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भी भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य परिषद। जबकि आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है यह आपको त्रिस्तरीय संरचना का भाग है, जबकि राज्य परिषद नहीं है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। उन्नीस 1913 में गठित राज्य पुनर्निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट उत्तर होगा फैजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली थे। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। किसी राज्य के नाम एवं सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह केवल अधिकार संसद के पास है कि नए राज्य बनाना या किसी राज्य के सीमा को निर्धारित करना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करना, यह सब काम जो है लोकतंत्र का अधिकार क्षेत्र है। 22 है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति? अभी जस्ट बोले पंचायत समिति कितनी आबादी पर? 5000 और ग्राम पंचायत 7000। 23 है कि भारतीय संसद ने किस अधिनियम संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय व्यवस्था का नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? यानी कि नगर ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में जो है आपको 1992 में संशोधन करके नगरीय शासन व्यवस्था को भी शामिल कर लिया गया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको 1974 यानी कि 92 यानी कि 92वां संशोधन 74वां संशोधन 1992 में 74वां संशोधन 1992 में। प्रश्न संख्या 24 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशीय रियासतें थी? यानी कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशीय रियासतें थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 563। देखिए याद रखिएगा कहीं कहीं 565 भी इसको देता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 565 रहे तो 565 टिक आउट करना है, नहीं तो 563 को ही टिक आउट करके चलना है। प्रश्न संख्या 25 है कि पंचायती राज
प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुआ। यानी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ग्राम पंचायती राज प्रणाली की जो विधिवत शुरुआत है, आपको पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय कमेटी की जो विधिवत शुरुआत है वो आपको सबसे पहले बलवंत राय मेहता की देन है। और बलवंत मेहता ने कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और यह 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी राजस्थान से, और राजस्थान के एक जिला का नाम है नागौर। नागौर जिला से जो है सबसे पहले जो है नागौर जिला से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 26 कह रहा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई, जस्ट बता दिए। कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है 1688 में चेन्नई, जिसको हम लोग मद्रास भी कहते हैं, स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न आपको है, इस प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया होगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो 1688 में चेन्नई, जिसको मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई मद्रास में किया गया। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, और पहला संविधान सभा की गठन के बाद जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, अध्यक्ष बनाया गया था। और जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा, पंचायत समिति का प्रधान बीडीओ होता है, सॉरी प्रमुख होता है। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। लेकिन पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि आपको उत्तर प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ क्या है? राज्य है। ये आपको फिर से आपको 29 और 30 प्रश्नों को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई होगी। कह रहा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो उत्तर एक बार में लिख लीजिएगा, प्रमुख। जबकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़। और प्रश्न संख्या 31 के कहता है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 37। अब जो है यह बढ़कर 40 हो गया है, 40 या 40 में 45। अब जो वर्तमान में अगर पूछे तो आपका यह 45, जबकि जो है उस समय बिहार में नगर निगम के वार्डों की संख्या 37 थी,
प्रश्न संख्या 32 है, पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। एकमात्र राज्य 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया स्थानीय निकाय चुनाव में। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक प्रणाली लागू है? इसका राइट आंसर होगा 25। प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, यानी कि भारत में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 37 है कि इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो याद रखिएगा आपको केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप जो है यह सब केंद्र शासित प्रदेश, जबकि मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो याद रखिए अभी वर्तमान में आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? 8। वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 8। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर मुखिया जो है ग्राम कचहरी का कारक नहीं है, जबकि मुखिया जो है ग्राम पंचायत का अंग है। प्रश्न संख्या 40 को लेते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? 40 39 तक करा चुके थे, ध्यान दीजिएगा। 40 प्रश्न कहता है कि संघीय सरकार की विशेषता है, यानी इनमें से कौन सा संघीय सरकार की विशेषता है? तो ऑप्शन चारों पढ़ के एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर ले चलता हूँ। कह सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, सत्य है, बाकी आपको तीनों नहीं होगा। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, गलत। आधिकारिक विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटे जाते हैं, बिल्कुल गलत। निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो समस्त शक्ति जो होते हैं संघ एवं उनके विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होता है, यानी राज्य सूची को कुछ अलग, समवर्ती सूची को कुछ अलग और केंद्र सूची को यानी संघ सूची को अलग दिया जाता है, प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार जो है आपको ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर की समस्त शक्ति जो है संघ एवं उसके विभिन्न इकाइयों में मध्य विभाजन होती है। 42 है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी संशोधन किए गए थे 1993 में। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इन पर बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली अपनाना, यानी कि बेल्जियम में भी संघीय शासन प्रणाली के लिए 1993 में संशोधन हुआ था। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो याद रखिए पंचायती राज। 73वां संशोधन पंचायती राज और जबकि 74वां संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन जो
92 में हुआ था, 74वां और 73वां संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अगला जो 44 प्रश्न कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। यह सबका सबसे बेसिक चीज होता है जो आपको मजबूत है सबसे ज़्यादा, वो आपको ग्राम पंचायत सबसे धरातलीय संस्था है स्थानीय स्वशासन का। 45 प्रश्न कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले शहरों में कौन होती है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले शहरों में स्थापित कौन होती है, तो इसका राइट आंसर होगा नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत का डिफिनेशन ही है कि वैसा ग्रामीण इलाका जो कि आपको शहर की ओर तब्दील हो रहा है उसको हम लोग नगर पंचायत की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर पंचायत। 46 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की समस्या सुधारने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। यानी कितना जो है आपको ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई। तो मैं आपको यह प्रश्न का उत्तर पिछले ही प्रश्नों में कई बार रिपीट कर चुका हूं कि ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए आबादी जो है 7000 होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति के लिए 5000, जिला परिषद के लिए, जबकि जिला परिषद के लिए 40,000। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा एक जिला परिषद जो है उसको आप देख लीजिएगा, या इस प्रश्न में कहीं रिपीट हो जाएगी 40,000 की 50,000, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अभी आप अपने स्तर से वेरीफाई कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है और यह बिहार सरकार के अधिकारी होते हैं। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है, तो नगर आयुक्त। और नगर आयुक्त जो है यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, यानी नगर निगम में जो निर्वाचित प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो महापौर, जिसको हम लोग हिंदी में महापौर, अंग्रेजी में मेयर कहते हैं। इस प्रकार जो है साथियों चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है अध्याय नंबर 3 जो है आपको लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं एक करके रिपीट कर देता हूं। पहला प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 की जो है भारतीय संविधान में एक चर्चित डेट है और इस समय जो है ना इंदिरा गांधी के काल में देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। उस समय 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और यह डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश के अंदर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट उत्तर होगा 1970 के दशक से। प्रश्न संख्या 3 है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था और किस समय, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे उसी समय। प्रश्न संख्या 4 है
कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। आपको जो 1977 में आम चुनाव हुआ था उस समय जनता पार्टी की फुल बहुमत बनी थी। प्रश्न संख्या 5 है और यह प्रश्न संख्या आपको मेरा जैसा कि मानना है कि आपको अभी तक इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। अगर ना भी जानते हैं फिर भी देखिए, कह रहा चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको पेड़ पौधे काटने से संबंधित, यानी कि पेड़ काटने के विरोध में जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माने जाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि दलित पैंथर्स के कार्यकाल से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन जो है इससे संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में यह संबंधित नहीं है। दलित सेना का जाति प्रथा का उन्मूलन। 7% के साथ है कि निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियंस के नेता थे? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, अभी भी है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू हुआ? यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है भारत के किन राज्य में शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के महिलाओं के द्वारा जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो घर के पुरुष थे वो ताड़ी पीकर घर के कामों में न संलिप्त होकर कहीं दूसरे काम में अव्यवस्थित रहते थे, जिसके कारण आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने ताड़ी के विरुद्ध एक आंदोलन निकाला। और यह आंदोलन इतना न उग्र पकड़ लिया कि आखिरकार सरकार को ताड़ी से संबंधित अधिनियम कानून पास करना पड़ा। तो यह कहाँ था? आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और इन तीनों जगह से जो है आपको नर्मदा नदी बहती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये जो है आपको नर्मदा घाटी परियोजना का स्वरूप बदल रहा है। यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना किन की राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है 10 कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की शुरुआत भी कहाँ से हुई? ये भी आपको राजस्थान से हुआ था, लोक शिकायत। अगला जो प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना? तो भी जस्ट मैंने रिपीट किया 2005 में। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 13 बोल्विया में जनसंपर्क के मुख्य कारण थे पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि बोल्विया में पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, जिसके खिलाफ जो है आम जनता ने जन आक्रोश घोषित कर दिया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया।
प्रश्न संख्या 15 है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। इसमें से क्या राजनीतिक दल का आशय था? व्यक्तियों के समूह से, यानी किसी भी राजनीतिक दल में जो है कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, कोई भी प्रतिनिधि जो है अपना चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। 16 16 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। सभी दल को एक ही उद्देश्य रहता है कि चुनाव में भाग लेकर और सत्ता दल बनना है, सरकार बनानी है। तो सबका उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, और इसी सत्ता प्राप्त करने के क्रम में जो नेता लोग हैं वो कई हवाई फायरिंग, कई घोषणाएं करते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? याद रखिएगा, इंग्लैंड। राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इंग्लैंड में, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। कर निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्राण, याद रखिएगा। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। प्रश्न हो गया नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है? तो याद रखिएगा, आपको करता कौन कौन है। सुपर देख लिए, चुनाव लड़ना बिल्कुल करता है। सरकार की आलोचना, जो विपक्ष में बैठेगा वो सरकार की आलोचना भी करेगा। और सी है प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रदान करना, लोगों की रक्षा करना और सुविधाएं प्रदान करना भी काम है। जबकि अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं है। राजनीतिक दल जो है अफसर की परमानेंट बहाली नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? इसका जो राइट आपको उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको वीडियो का एडजस्ट कर लेता हूं। इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल जो है बाधा उत्पन्न करता है। किसके लिए बाधा उत्पन्न करता है? तो देश के विकास के सरकारी नीतियों में जो है राजनीतिक दल जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो यह आपको संविधान के अनुसार गलत है, लेकिन यह आपको प्रश्न चूंकि आपको नहीं कहता है तो इसलिए उत्तर आपको सी हो जाएगा। बाकी आपको ए, बी और डी ऑप्शन जो है राजनीतिक दल के लिए सही है, जबकि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है आपको एक दलीय है, इसलिए ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन यानी कि किसी भी एक सरकार को बहुमत ना मिले तो 2 या 3 से अधिक साथी आपस में पार्टी मिलके और गठबंधन की सरकार बनाना। यही वर्तमान में बिहार में भी गठबंधन सरकार है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, बहुदलीय में जहां एक से अधिक दल है वहां ही गठबंधन की स्थिति बनती है। प्रश्न संख्या 23 है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना।
यह जो है आपको सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, यह जो है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के निम्नलिखित आवश्यक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है और नहीं वाले को भी ढूंढा जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और याद रखिएगा जो आपको TRE एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको कई ऐसे लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादातर ऑप्शन प्रश्न में न कहा जाएगा। तो आपको ऑप्शन जो है ध्यान में देखने के ऑप्शन तुरंत पढ़ो, तुरंत टिक आउट कर दी, इसको आपको गौर से देखना है ऑप्शन क्या, प्रश्न क्या कर रहा है, ऑप्शन क्या दिए हुए, उसके बाद ही आपको टिक आउट करना है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। फिर कह रहा नहीं है तो क्या नहीं है, राजनीतिक चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले दलों राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। कोई भी नहीं चाहता है, जब तक दोनों का मन और दिल दिमाग नहीं मिलेगा कोई भी गठबंधन नहीं कर सकता है। इसलिए विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन संभव नहीं है। 25 कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, जो आपको पार्टी बदलते रहती है। दल बदल अगला है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको चिन्ह और दल के जो किसी भी दल की मान्यता और चुनाव चिन्ह के द्वारा जो है उसको राजनीतिक दलों को पहचाना जाता है। तो उसका काम किसका है, दलों को मान्यता देना कि आप राजनीतिक पार्टी को रजिस्ट्रेशन देना और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करना, यह निर्वाचन आयोग का काम है। 27 कहता निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, यह जो है आपको राष्ट्रीय दल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या तीनों के तीनों दल है। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, जिसको हम लोग जदयू भी कहते हैं। और इसका गठन जो है आपको 1999 में, जनता दल यूनाइटेड की गठन कब हुआ, 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो प्रशासन पर गठबंधन सरकार की पकड़ ढीली होती है। क्यों होती है कि इसमें गठबंधन में कई पार्टियां के सदस्य होते हैं और आपस में जो है आपस में समन्वय नहीं बन पाता, जिसके कारण सरकार पर इसकी पकड़ ढीली हो जाती है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा मजबूत जनमत। जनमत का मतलब जनता का मत, यह लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, मजबूत जनमत। प्रश्न संख्या 31 है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। 2015 में किस दल सरकार ने दल बनाई। तो जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तीनों मिला के जो सरकार बनाई, गठबंधन सरकार। ऑप्शन डी जे राइट आंसर। 32 है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसका याद रखिएगा, कम से कम 2। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। अगर मान लो कम से कम 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, तो उसको आखिर हार किसकी होगी, हार भी उसी की और जीत भी उसी की हो जाएगी, दोनों में वो जीत रहेंगे। इसलिए कम से कम 2 दल का होना आवश्यक है। खैर तो भारत में आपको अनगिनत दल है। प्रश्न संख्या 33 है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में सर्वाधिक सहयोग
समर्थन मिला था बांग्लादेश को। इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 33 का भारत से। और सबसे ज्यादा समर्थन करने वाले उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। तो बांग्लादेश को समर्थन कौन किया था? भारत। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, जिसको हम लोग नेता या प्रणेता कहते हैं, कौन है? तो मेघा पाटकर। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो जिस राज्य पंचायती राज में पहला स्थापना हुआ था, यानी कि राजस्थान। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से निकली। और राजस्थान में ही सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसको कहा ही जाता है RTE 2005, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यानी कि 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ था। 37 है कि निम्नलिखित किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन में जो है आपको बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। प्रश्न संख्या 38, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? यानी आंग सान सू किस देश की राजनीतिक महिला है? और यह लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही, प्रश्न कर रहा है कि जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू जो है किस देश की महिला थी? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार जो है, जो कि उन्होंने जेल से ही आंदोलन कर रहा था। प्रश्न संख्या 39, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? जिस समय महागठबंधन की सरकार थी केंद्र में, उस समय सब संप्रंग थी गठबंधन का नाम। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 6। प्रश्न संख्या 41 है कि वर्तमान समय भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो 43। और इससे बढ़ भी गया होगा, चूंकि आप इसको चाहे तो करंट में भी देख लीजिएगा कि राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है उस समय के अनुसार 43, जबकि अब भी इसको 1-2 राजनीतिक पार्टियां आपस में बढ़ी गई होगी, चूंकि राज्य स्तरीय दलों की संख्या क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और आपको राज्य स्तरीय दलों की संख्या 43। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आया था? जिसको हम लोग भाजपा भी कहते हैं, 1996 में। प्रश्न संख्या 43 की भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चुनाव क्या है? तो कमल। भारतीय की राजनीतिक पार्टी का मुख्य चुनाव कमल। प्रश्न संख्या 44 है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दल बदल 1985 में। दल बदल कानून कब लागू हुआ? तो 1985 में। और 45 है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन पदाधिकारी, भारतीय निर्वाचन आयोग। संपूर्ण देश में
चुनाव कार्य कराना, उसको व्यवस्थित रूप से डेट घोषित ना करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इन सब काम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद आपको अटल बिहारी वाजपेयी और मनोहर जोशी, इन सबका जो है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में योगदान है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से पूछे तो लाल कृष्ण आडवाणी की मुख्य रूप से योगदान है। 15वीं लोकसभा चुनाव का संपन्न हुआ, तो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में, 15वीं हो गया 2009 में 15वीं, और 2009 में 15वीं, 9 में 15वीं, 14 में 16वीं, 14 में 16वीं, 14 5 19, और आपको 19 में 17वीं। तो यानी कि वर्तमान में कैमी लोकसभा चल रहा है? तो 17वीं। याद रखिएगा लोकसभा 17वीं, जो कि पीछे इस तरह के प्रश्न आए थे और उस समय मैं वो प्रश्न नहीं बता पाया था। तो अभी आप इसको याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो है आपको 17वीं लोकसभा चल रहा है, जो कि आपको कार्यकाल 19 से 24 यानी कि 24 में लोकसभा चुनाव होना बाकी है। प्रश्न संख्या 48, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान में देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अभी वर्तमान में भाजपा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जिस समय 2015 के लोकसभा चुनाव था, और सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मुंबई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कब किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. हुम थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बना था पार्टी, इस पे नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 49 कि वयस्क मताधिकार के अधिकार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या है? तो प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी नहीं है? इसका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, या आपको राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है आपको, ये राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह तीनों जो है आपको राष्ट्रीय दल है। भारत में 1947 में चलाए गए आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था? 1974 में चलाए गए आंदोलन में इसका राइट उत्तर होगा इनमें से सभी। छात्र, वकील, राजनीतिक नेता तीनों जो है 1974 में चलाए गए आंदोलन में शामिल हुए थे। 52 प्रश्न संख्या 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सभी को पता है, पंजा छाप। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो यह भी आपको हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप
हाथ का पंजा। अगला जो प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। प्रश्न संख्या 55, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो मैं आपको छोटा डेट के साथ पूरा इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दिया कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम के द्वारा स्थापना किया गया था, जिसके स्थापना करने में आपको उस समय के कई नेता जैसे मान ले दादा भाई नौरोजी और कई माननीय गणमान्य व्यक्ति थे। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय नाम का नामकरण किया। प्रश्न संख्या 57 है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका भी उत्तर चर्चा हो चुका है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1975 में। 74-75 में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट उत्तर आपको हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। किसी भी राजनीतिक दल चाहती है कि हमारा सत्ता हो और वो सत्ता में ताम झाम सब तीनों भेद लगा देते हैं सरकार बनाने के लिए। अगला है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका राइट उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पेड़ पौधों को काटने के रोकने के लिए यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वहाँ के महिलाएं जो है पेड़ से लिपट गए थे और इसके आंदोलन के बाद जो है पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन नाम दिया गया और यह जो है आपको उत्तराखंड से शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 60 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। 61 है कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने ही। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इस प्रकार 3 अध्याय आपको समाप्त हो गया है। चलिए अध्याय 4 लोकतंत्र की उपलब्धि, इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर 100 से अधिक देशों में जो है लोकतंत्र विद्यमान है। चौथा प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधियों का चुनाव में भाग लेने और चुनने का अधिकार केवल जनता है और इसीलिए जनता को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए लोकतंत्र का सर्वोत्तम डिफिनेशन जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। यह लोकतंत्र का डिफिनेशन है, यानी जनता ही भाग लेती है, जनता ही शासन करती है और जनता ही प्रतिनिधि को चुनती भी है। प्रश्न संख्या 5 हो गया कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका राइट आंसर गैर लोकतांत्रिक में जो है आपको व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। प्रश्न संख्या 6 है, थोड़ा स्पीड से चल रहा है चूंकि समय ज्यादा हो रहा है। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विविधताओं का साम्राज्य। प्रश्न संख्या 7 है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर होगा आपको सी कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। प्रश्न संख्या 8 है कि लोकतंत्र बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो त्रिस्तरीय जानवे करते हैं। त्रिस्तरीय की देन किसकी है? तो बलवंत राय मेहता की देन है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, चूंकि चैप्टर में उसी तरह से प्रश्न को रिपीट किया गया है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। सब रिपीट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको समय नहीं दूंगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी होती है? तो लोकतंत्र में जो है नियमित संवाद की गुंजाइश बनी होती है। प्रश्न संख्या 12, कि कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना है बाधक है? यानी बाधक है तो अशिक्षा जो है लोकतंत्र में बाधक है। प्रश्न संख्या 13, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार जो होता है जनता के प्रति आधारित होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। 14 जो है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो याद रखिएगा तानाशाह हो। कह रहा है किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो तानाशाहों का खिलाफ। अगला प्रश्न है कि किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र का चुनाव जो है नियमित रूप से बिल्कुल होता है। किस सरकार में फैसला लेने के लिए विलंब होता है? तो याद रखिएगा राजतंत्र में सॉरी लोकतंत्र में जो है फैसला लेने में विलंब होता है। चूंकि लोकतंत्र जो है कई रूपों में कई स्तर पर है, इसलिए कोई भी फैसला लेने में विलंब होता है। वह सभी स्तरों से गुजरना होता है किसी प्रमोशन को। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतंत्र में मेल नहीं खाता। बाकी ऑप्शन 3 जो है या तीनों जो है 1, 2, 3 सही है। लोकतंत्र क्या है? आप जानते ही हैं लोकतंत्र क्या है। एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता भाग लेती है, जनता की सरकार बनाती है, जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 हो गया, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का अनुरूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का शासन, इनमें सभी उत्तर सही होंगे। इस प्रकार जो है टॉपिक नंबर 4 आप लोग के सामने समाप्त हो गया। अब जो है आपके सामने पश्चिमा लोकतंत्र की चुनौती और इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सबको मैं शामिल किया हूँ। आप देखेंगे वीडियो को बने रहेंगे लास्ट तक। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता जो है आपको नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र के लिए विवेकपूर्ण नागरिक का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2009 में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना थी? तो 15वीं से पहले महिलाओं की भागीदारी 10% थी और यह भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ले देखिए आपको वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चुकी है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, देखिए जो कि मैंने पहले आपको रिपीट किया था। कई प्रश्न ऐसे जो है मेरे द्वारा रिपीट करने के बाद आया था। प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल और टू द पीपुल। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे और लोकतंत्र का सर्वोत्तम डिफिनेशन इनके द्वारा ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स का हमारा इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगला प्रश्न है 4 कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो 71 करोड़। यह बदल घट सकता है डेटा, इसको आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का
एक कुपरिणाम क्या है, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है आपको अलगवाद है। अलगवाद है यानी कि आप डिवाइडेशन है, यानी क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी तो डिवाइड होगा। लोकतंत्र का मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। क्योंकि अशिक्षा के अभाव में व्यक्ति जो है लोकतंत्र की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, अपने अधिकार को नहीं जान सकते हैं, और वह वोट देना भी अपने आप को नहीं समझते हैं बेहतर। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। प्रश्न संख्या 7 है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 भाग अभी भी देश के ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। बाकी जो आपको 3/3 में करीब करीब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शुरू है। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है, या भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 3 अंग है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन, भारत और अमेरिका तीनों है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इसमें से तीनों है। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका राइट उत्तर अप्रत्यक्ष। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता कौन नहीं है? जनसंख्या। तो किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या होना जरूरी है, और जब जनसंख्या होगा तो सरकार चलाने के लिए सरकार के होना जरूरी है, और किसी भी सरकार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के संप्रभुता की जरूरी है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत। निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट उत्तर होगा इनमें से सभी। मौलिक अधिकार का बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, और मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती जो है किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर होगा गोरों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। यानी गोरे और काले में जो दक्षिण अफ्रीका में विभेद था, उसी से संबंधित प्रश्न है कि कौन सी चुनौती मुंह बाएं खड़े नहीं, किस क्या जरूरी है? तो गोरे लोगों को जो दी गई रियासतें थे उसको वापस लेने की मांग लोग जो है जोर शोर से कर रहा था। प्रश्न 15 है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको ए, भारत में बहुसंख्यक हितों की रक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कर नेपाल में कितने साल पुरानी राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर 240, लगभग 240 साल। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया साथियों। चूंकि लंबी वीडियो है, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें। प्रश्न संख्या कितने पर चल रहे थे, कुछ याद है? हाँ, प्रश्न संख्या 16। 16 तक नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट उत्तर होगा 240 साल। प्रश्न संख्या 17
चलिए साथियों, फिर से एक बार वीडियो पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से कितने दल को शामिल किया गया है? तो प्रश्न संख्या 17 का जो उत्तर होगा तृणमूल कांग्रेस। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया अपने गठबंधन में? तो तृणमूल कांग्रेस को शामिल किया। इस प्रकार 17 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, कब प्राप्त हुआ? तो 1971 में। याद रखिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी स्थापित किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। और महिलाओं को अधिकार जो है वोट देने के 1971 में मिला। प्रश्न संख्या 19 है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है किस प्रकार के क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, आपको अलगवाद यानी कि डिवाइड में क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? तो इसका राइट उत्तर होगा आपको डी, बोल्विया। जल संकट किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो गया बोल्विया। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा, प्रश्न संख्या 21, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो जातिवाद जो है लोकतंत्र की चुनौती है। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का अच्छा उपाय क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, या भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का एक अच्छा उपाय है। प्रश्न संख्या 24, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो इसका राइट उत्तर होगा नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नेता है? माओवादी नेता, तो नेपाल के। प्रश्न संख्या 25, किसी देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू को 15 वर्षों से नजरबंद करके रखा था? या किस देश के रहने वाले थे? तो म्यांमार के नेता आंग सान सू को 15 वर्षों तक नजरबंद करके रखा गया था। प्रश्न संख्या 26 है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 6.51 या 14वीं थी। आप 17वीं लोकसभा का डेटा देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि लोग निम्नांकित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका राइट उत्तर होगा नेपाल। और अब नेपाल जो है लोकतांत्रिक देश बन गया है। प्रश्न संख्या 28 है कि किसी देश के संविधान निर्माताओं में एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए जबकि विधायिका में दूरदर्शिता, और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 29 है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी तो 10.86% है, जबकि 17वीं लोकसभा का आप भागीदारी की देख लीजिएगा डेटा। और प्रश्न संख्या 30 है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं तो राजनीतिक दल की इस प्रकार साथियों क्लास 10th के जो प्रश्न संख्या क्लास 10th के जो किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज प्रश्नों का संग्रह आपको एक ही वीडियो में मिला है साथियों। आप इसको चाहे तो 1 से 2-3 बार वीडियो को देख ले, बहुत ही कम समय में पूरा जो है आपको पॉलिटिकल साइंस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर कमांड हो जाएगा। और वीडियो समाप्त होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो है इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर व्हाट्सएप भी है, वहाँ से मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको साथियों धन्यवाद। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। धन्यवाद साथियों।